कोशिका यानी कि कोशिका क्या है और कोशिका की उत्पत्ति कैसे हुई, और हमारा जो शरीर है वो किससे बना है, या फिर जंतुओं में कोशिका होता है या फिर नहीं, इन सारी प्रॉब्लम को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कोशिका को बोलते हैं इंग्लिश में सेल। क्या बोलते हैं? सेल। यानी कि सेल का मतलब बैटरी नहीं, जो कि टॉर्च में होता है या फिर इन्वर्टर वाला बैटरी, वो सब बैटरी नहीं होता है ना। कोशिका का इंग्लिश नाम ही सेल है, इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। और कोशिका के अध्ययन को बोला जाता है साइटोलॉजी। क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, देखिए, अगर बात करें कोशिका की, तो कोशिका की सर्वप्रथम खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में। लेकिन ये मृत कोशिका यानी कि मरे हुए कोशिका की खोज की है, जो कि कोशिका जीवित नहीं थी, यानी कि वो अपने आकार या फिर रहन सहन कोई भी क्रिया नहीं कर सकता था। ऐसी कोशिका यानी कि मृत कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 में। और रॉबर्ट हुक को ही फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे पहले कोशिका की खोज कर दिए थे 1665 में, लेकिन मृत कोशिका की। अब उसके बाद जीवित कोशिका की अगर बात करें, तो जीवित कोशिका की खोज किया था एंटोनी वान लीवेनहॉक ने। किसने? एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था 1674 ईस्वी में। और ये जीवित सेल यानी कि जीवित कोशिका की खोज किए, इसलिए इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है ना। फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को, और लीवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। अगर बात करें कोशिका के केंद्रक की, तो कोशिका में केंद्रक होते हैं, यह किसने बताया था? रॉबर्ट ब्राउन ने बताया कि कोशिका में केंद्रक होते हैं। और ये बात कब बताई गई? तो बताई गई थी। हम सभी जानते हैं कि कोशिका यानी कि कोशिका जो है वह मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी इकाई है, यानी कि मनुष्य का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। लेकिन यह किसके सिद्धांत में क्लियर हो पाया था? तो यह क्लियर हो पाया था स्लाइडेन एवं स्वान के कोशिकीय सिद्धांत से। हमें पता चलता है कि मनुष्य की सबसे छोटी यानी कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी इकाई, यानी कह सकते हो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। अब आइए सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका की बात करते हैं। देखिए, मृत कोशिका को कहते हैं नेफ्रोसिस। क्या बोलते हैं? मृत कोशिका को नेफ्रोसिस बोलते हैं। और सबसे अगर छोटी कोशिका पूछ दिया, तो सबसे छोटी कोशिका हमारी हो जाएगी, यानी होगी माइक्रोप्लाज्मा की। और सबसे बड़ी कोशिका हमारी होगी कौन सी? तो शुतुरमुर्ग का अंडा, जो कि सबसे बड़ा कोशिका होता है। अगर पूछेगा कि तंत्रिका तंत्र यानी कि मनुष्य शरीर का सबसे छोटा कोशिका कौन सा है, तो वह तंत्रिका तंत्र होगी। कौन सी होगी? तो तंत्रिका तंत्र होगी, जो कि मस्तिष्क में पाई जाती है, यानी कि दिमाग में पाया जाता है ना। तंत्रिका तंत्र कहाँ पाया जाता है? दिमाग में, यानी कि कपार में, यानी कि इस सर में तंत्रिका तंत्र होता है। इसीलिए किसी के सर में अगर चोट लगती है, तो वह तंत्रिका तंत्र विभाजन नहीं हो पाता, इसलिए व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और यह तंत्रिका तंत्र कभी भी विभाजित नहीं होता है। लेकिन अगर पूछेगा कि मनुष्य के शरीर की ऐसी कौन सी कोशिका है जो अपना विभाजन तुरंत कर लेती है, तो वह यकृत, जिगर या फिर लीवर होता है ना। यह तुरंत ही विभाजन करके अपना कोशिका को बढ़ा सकता है। अब आइए जानते हैं कि कोशिका के अंग और कोशिका के प्रकार। अगर बात करें कोशिका के अंग की, तो कोशिका के अंग लगभग 10-12 अंग है। तो हम बारी बारी से कोशिका के सभी अंगों का अध्ययन करेंगे। और इस अध्ययन में हम जानेंगे कि कोशिका के ऐसे कौन से पार्ट हैं जो कि मनुष्य में पाया जाता है, और कोशिका के ऐसे कौन से अंग हैं जो कि पौधों में पाया जाता है, और कौन सा अंग जो कि दोनों में, यानी कि मनुष्यों में भी और पौधों में भी पाया जाता है। देखिए, अगर बात करें कोशिका के प्रथम अंग, यानी कि ये फर्स्ट अंग है हमारा कौन सा? तो जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या होता है कि यह अत्यंत तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। इसमें 80% से अधिक, यानी कि 80% से अधिक वाला भाग क्या कहलाता है हमारा? तो इसमें जल होता है, यानी कि जीव द्रव्य में ना 80% से अधिक क्या होता है? जल होता है। और जीव द्रव्य लगभग सभी जैविक कार्यों को करने में संपन्न होता है ना। यह मनुष्यों में पाया जाता है, यानी कि हमारे जंतु में यह जीव द्रव्य पाया जाता है। और जीव द्रव्य के अगर जनक को देखें, तो इसके जनक कौन है? पुरकिंजे। यानी कि जीव द्रव्य के जनक कौन है? पुरकिंजे। और जीव द्रव्य के दो पार्ट है, कौन कितने कितने? यानी कि जीव द्रव्य में भी दो प्रकार है। पहला प्रकार हमारा हो गया कोशिका द्रव्य, और दूसरा प्रकार हमारा हो गया केंद्रिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य कोशिका को यानी कि जीव द्रव्य को सूखने से बचाता है। पूछा क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा जीव द्रव्य का अंग है जो कि कोशिका को या फिर जीव द्रव्य को सूखने से बचाता है? तो कोशिका द्रव्य हो जाएगा, क्योंकि यह प्याज की छील यानी कि झिल्ली की तरह रहती है, जो कि उसके ऊपरी सतह पर लगी होती है ना।
वही हमारी होती है क्या, कोशिका को सूखने से बचाती रहती है। अब आइए जानते हैं कि कोशिका भित्ति क्या है और कोशिका झिल्ली क्या है और यह कहाँ कहाँ पाया जाता है। कोशिका के दूसरे अंग की अगर बात करें तो कोशिका के दूसरा अंग हमारा हो जाएगा कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति को इंग्लिश में बोलते हैं सेल वाल, यानी कि कोशिका का दीवार। यह पौधों के ऊपरी सतह, यानी कि ये पेड़ हो गया तो पेड़ के ऊपरी सतह यानी कि पेड़ों के छिलकों, यानी कि पेड़ का छिलका ही कोशिका भित्ति कहलाता है। वह केवल पौधों के ऊपरी सतह में पाया जाता है। यह बना होता है सेलुलोज का और यह केवल पादपों में पाया जाता है। और जीवाणुओं की अगर कोशिका भित्ति की बात करें तो जीवाणुओं का कोशिका भित्ति बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का और कवकों का कोशिका भित्ति बना होता है काइरिन का। अब कोशिका झिल्ली की अगर बात करें, जंतु और पादप दोनों में, यानी कि जंतु यानी कि हमारे शरीर में भी और पेड़ों के शरीर में भी कोशिका झिल्ली पाया जाता है। यह कोशिका झिल्ली यानी कि कोशिका झिल्ली के अंदर सभी अवयव मौजूद रहते हैं, यानी कि सभी अवयव इसके अंदर ही रहते हैं। और इसका जो कार्य है कोशिका झिल्ली का, कोशिका झिल्ली ना बाहर से आने वाले पदार्थों को रोकता है। ये इसके केवल कुछ ही कण, यानी कि बाहर से आने वाले कुछ ही कण इसको पार करके इसके अंदर आते हैं, इसीलिए कोशिका झिल्ली को अर्ध पारागम्य भी कहा जाता है। यह अर्ध पारागम्य होता है किसके लिए, क्योंकि यह कुछ पदार्थ है कि बाहर से आने वाले पदार्थों को अपने अंदर समाहित करता है, केवल कुछ, यानी कि जो महीन कण होते हैं ना उसी को यह अपने अंदर लेता है। अब कोशिका की अगर अगले अंग की बात करें तो कोशिका का अगला अंग हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, जो कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। आइए अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अगर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीश्वसन होता है और इसकी खोज किया था अल्टमैन ने। इसका खोज किसने किया था माइटोकॉन्ड्रिया का, तो अल्टमैन ने। और माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम सूत्रकर्णिका है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो ऑक्सीश्वसन होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस यानी कि शक्ति गृह कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ऑक्सीजन को शोषण करता है। तो जो करेगा ना तो इसके अंदर ना एक चक्र चलता है, कौन सा, क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र जो होता है यह, जिस मान लीजिए आपने देखा होगा जब दाल आपके घर बनता होगा दाल, तो दाल से ना ऐसे मथनी से उसको महा जाता होगा ऐसे ऐसे करके। जब महाता है मथनी ना तो वह उसके नीचे पूरा खाल रहता है, लेकिन जहाँ पे वह घूमता है उसके इर्द गिर्द पूरा ऊंचा हो जाता है ना, यानी कि वैसा ही चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में भी चलता है। जो इसका नाम क्या है, क्रेब्स चक्र। और इसके चलने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज और एटीपी मिलता है भरपूर मात्रा में, जिससे हमको ऊर्जा मिलती है। और ऊर्जा मिलती है इसीलिए इसको पावर हाउस कहा जाता है। किसका, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और पावर हाउस का मतलब होता है शक्ति गृह। अब इसके अगले अंग के बारे में अगर बात करें तो कोशिका का अगला अंग हमारा हो जाएगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग अंतःप्रद्रव्य जालिका। यानी कि इसी में ना हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट होता है या फिर वसा होता है या फिर प्रोटीन होता है, यह इसी में बनता है। किसमें, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका में बनता है। देखिए यह जो होता है इसको आंतरिक कंकाल कहा जाता है, क्योंकि यह हमारे शरीर के कोशिकाओं को अंदर से कहा जाता है। तो यह अंदर से सुरक्षा देता है, यानी कि हमारे शरीर के कोशिकाओं को अंदर से फिट रखता है। और इसी में हमारे शरीर में क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण होता है। जिसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा बनता है उसको बोलते हैं हम लोग स्मूथ ईयर। ईयर का मतलब होता है हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड रफ ईयर में बनता है हमारा प्रोटीन। रफ का मतलब होता है का, इसका एक पार्ट हो गया। और ईयर का मतलब क्या हो गया हमारा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अगर बात करें कोशिका के अगले अंग की तो कोशिका का हमारा अगला अंग हो जाएगा राइबोसोम, यानी कि राइबोसोम में ही कोशिका का प्रोटीन बनता है। इसलिए हम राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, यानी कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। यह यानी कि राइबोसोम जो होता है वो कोशिका का सबसे छोटा भाग होता है और राइबोसोम में प्रोटीन बनता है, इसलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से हम जानते हैं। अब अगर बात करें कोशिका के अगले अंग की तो कोशिका का अगला अंग हमारा हो जाएगा सेंट्रोसोम, यानी कि सेंट्रोसोम मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, इसलिए तंत्रिका तंत्र का विभाजन नहीं होता है। वीडियो के शुरुआती में ही हमने आपको बताया था कि मनुष्य का सबसे छोटा कोशिका की अगर बात करें तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र, जिसका विभाजन नहीं होता है। इसलिए मनुष्य को जब इस पे चोट लगती है तो उसकी मृत्यु तुरंत हो जाती है।
और इसीलिए ना यानी कि सेंट्रोसोम मस्तिष्क में अगर होता तो तंत्रिका तंत्र का विभाजन होता है, इसीलिए यह मनुष्य के मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। यह जंतुओं के शरीर में पाया जाता है। कौन सा? तो सेंट्रोसोम। अगर बात करें पादपों में कि यानी कि पेड़ पौधों में कोशिका का विभाजन कैसे होता है, तो पेड़ पौधों में कोशिका का विभाजन होता है प्लेट यानी कि सेल प्लेट के द्वारा। किसके द्वारा? तो सेल प्लेट के द्वारा पादपों में ना कोशिका का विभाजन होता है। अगर बात करें कोशिका के अगले अंग की, तो कोशिका का अगला अंग हमारा हो जाएगा लाइसोसोम। यानी कि लाइसोसोम जो हमारा है कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। यानी कि कोशिका के अंदर जितना भी प्रक्रिया होते हैं कि जितना भी पदार्थ होता है उस सबको कौन पचाता है? हमारा तो लाइसोसोम सबको पचाकर देता है हमारे बॉडी को। और बॉडी में हर तरह के यानी कि जितने भी हमारे पार्ट हैं वह सभी इसके पचने से ही, प्रोटीन मिलने से ही, वसा कार्बोहाइड्रेट सब मिलने से ही हमारे अच्छे से कार्य करते हैं। अब देखिए लाइसोसोम पाचन कार्य करता है कहाँ पे? तो कोशिका के अंदर करता है। इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। किसको? लाइसोसोम को। यानी कि आत्महत्या की थैली का मतलब एटम बम ना। यानी कि एटम बम किसको कहा जाता है? लाइसोसोम का। दिवाली में छोड़ने वाला एटम बम नहीं, यहाँ पे इसका नाम ही है एटम बम लाइसोसोम, यानी कि आत्महत्या की थैली। अब देखिए आत्महत्या की थैली इसको क्यों कहा जाता है? जब भी कोई कोशिका हमारे शरीर में मरता है या फिर इससे टूट करके अलग होता है तो यह क्या करता है कि उसको अच्छे से पूरा खत्म कर देता है वहीं पे, यानी कि शरीर से बाहर निकाल के फेंक देता है गर्मी के रूप में या फिर पसीना के रूप में। गर्मी पसीना तो एक ही हो गया ना, गर्मी के रूप में या फिर मलमूत्र के रूप में, यानी कि किसी भी रूप में ना यह निकाल के क्या करेगा? तो फेंक देगा। यानी कि हमारे शरीर में ही यह क्या करता है? पूरी तरह से उसको खत्म कर देता है। अगर टूट गया है, अगर ये हमारे कोशिका है और यहाँ पे भाग टूट गई ये वाला, तो इसको क्या करेगा? पूरा खत्म कर देगा, यानी फिर अपने में ले लेगा, नहीं तो यहाँ पे पूरा खत्म कर देगा। नहीं तो यहाँ पे कोशिका ये वाला हमारा हो गया मर गया है, यहाँ पे हमारा कोशिका काम नहीं कर रहा है, तो इसको भी यह मार देता है, यहाँ पे अपने अंदर समाहित कर लेता है या फिर अपने से बाहर इसको फेंक देता है। इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगर बात करें केंद्रक की, तो केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहा जाता है, क्योंकि केंद्रक जो होता है वो पूरी कोशिका को नियंत्रित करके रखता है। अगर बात करें हम इस मुट्ठी को नियंत्रित कौन करता है, तो क्या बताइएगा आप लोग? यानी कि यहाँ से तो कंट्रोल हो रहा है, लेकिन अगर हम न चाहें कि दिमाग ये पूरा खुले या फिर बंद हो तो ये हो जाएगा? नहीं होगा ना। उसी प्रकार से यहाँ पे केंद्रक में यानी कि किसी भी चीज को, यानी कि हमारे अगर शरीर की बात करें तो हमारे शरीर को कंट्रोल कौन करता है? ये हमारा मस्तिष्क करता है। उसी प्रकार से क्योंकि ये हमारा शरीर का क्या हो गया? केंद्रक हो गया, तो कोशिका की भी तो एक केंद्रक होनी चाहिए ना। तो कोशिका की केंद्रक कौन सी होगी? तो केंद्रक ही होगी। लेकिन कोशिका की केंद्रक होगी क्यों? क्योंकि केंद्रक में ना 80% से अधिक प्रोटीन पाया जाता है। यानी कि इसमें इतना ताकत होता है कि यह पूरी कोशिका को नियंत्रित कर सकता है। इसीलिए केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहा जाता है। अगर बात करें रसधानी की, तो हमारे शरीर में रसधानी ना जल को स्टोर करके यानी कि जल को संचित करके रखता है। और जो हमारा रसधानी है यह जंतुओं में छोटा यानी कि हमारे शरीर में छोटा पाया जाता है, जबकि पादपों में बड़ा पाया जाता है। कौन सा? रसधानी। और यह पाया जाता है पौधों के तना और पौधों के जड़ों में, क्योंकि वहां से ना ये जल को अच्छे से स्टोर करके रख सकता है। कोशिका का सबसे अंतिम अंग हमारा आता है लवक। यानी कि लवक जो होता है वह कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, यानी कोशिका का अंग होता है। और लवक के 3 प्रकार होते हैं, तो आइए अब तीनों प्रकारों को बारी बारी से हम लोग जानते हैं। अगर बात करें लवक की, तो लवक ना केवल पादपों का मतलब होता है पेड़ पौधा यार, यानी कि लवक केवल पेड़ पौधों में ही पाया जाता है। अगर आप लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया देखे होंगे यानी कि फोटोसिंथेसिस अगर आपको पता होगा, तो उसमें ना एक शब्द आता है हरित लवक, जो कि लवक का ही पहला पार्ट है। देखिए लवक कितने हैं? तो 3 है, हरित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक। और हरित लवक क्या करता है? तो पौधों में ना भोजन का निर्माण करता है, और यह पाया जाता है पत्तियों और पौधों के तना में। यानी कि हरित लवक जो होता है वह पौधों में भोजन का निर्माण करता है, और हरित लवक पौधों के पत्तियों एवं पौधों के तनाव यानी कि शाखाओं में पाया जाता है। अगर बात करें अवर्णित लवक की, तो अवर्णित लवक भोजन को संग्रह यानी कि भोजन को स्टोर करता है। बनाता कोई और है, लेकिन भोजन को संचित कौन करता है? तो अवर्णित लवक ना। यानी कि यह पौधों की जड़ों और फलों में पाया जाता है, यानी कि पौधों के जो फल हैं
उसमें अवर्णित लवक पाए जाते हैं। अगर वर्णित लवक की बात करें तो वर्णित लवक ना पौधों को, जो पौधों में जो फल होते हैं उनको रंग प्रदान करने में यह काम आता है। कौन सा? वर्णित लवक। तो वर्णित लवक आपने देखा होगा कि किसी किसी फल में ना पीलापन आ जाता है, यानी कि वो पीला, यानी कि पीले रंग का हो जाता है। तो पीले रंग का आकार किसके कारण होता है? तो पीले रंग का आकार होता है जेंथोफिल के कारण। और कोशिका के अगर प्रकार, यानी कोशिका के प्रकार, वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, तो कोशिका के प्रकार हम अगले वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।